हर्माफ्रोडाइट। तो ज़रा स्पॉन्जिला में याद हो तो इस तरीके से हमने लास्ट टाइम एक वीडियो दिखाया था जिसमें ये क्या होता है कि ये दिस इज़ साइकॉन। तो साइकॉन में इसमें से स्पम्प्स निकल के आते हैं और स्पम्प्स निकल के इसके अंदर तो ये स्पॉन्जी कॉइल है, तो यहाँ पर जाएंगे दूसरे वाले में, क्योंकि इसमें जो भी ऑस्टिया है उसी से चले जाएंगे और ऑस्टिया में जाके यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्योंकि ये एक इसमें क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट, और ये या इसे एग भी कह सकते हो, और ये स्पर्म है, क्योंकि एनिमल में स्पर्म और ओवम कहा जा सकता है। अब ये जाइगोट बन गया और जाइगोट बन के फिर यही ग्रो करेगा, तो ये ग्रो करता रहेगा और ग्रो करने के बाद यहाँ से ये बाहर चला आएगा, तो यानी इसके ऑस्कुलम से बाहर चला आएगा, फिर बाहर जाकर ये डेवलप होगा और ये मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा साइकॉन से। तो साइकॉन में जो उसका ऑफ स्प्रिंग है वो उससे डिफरेंट होगा एंड इट इज़ हैविंग ए लार्वल स्टेज। लार्वा क्या होता है कि जो पानी में ऐसे तैरते रहते हैं, लार्वल स्टेज। इट इज़ वेरी प्रिमिटिव स्टेज, तो लार्वा है, यानी ये कह सकते हैं कि जाइगोट के बाद जब लार्वा बनेगा, फिर लार्वा के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है और उसमें मेटामॉर्फिक चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एग देते हैं, तो एग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे तितली है तो उससे उसका लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर कैटरपिलर बनेगा, फिर बटरफ्लाई बनेगा। तो अलग अलग स्टेज है, लेकिन सबसे प्रिमिटिव स्टेज को क्या कहेंगे, लार्वा। लार्वा कई मछलियों का भोजन भी है, सो इट इज़ फूड ऑफ सम। तो लार्वल स्टेज से ये धीरे धीरे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वा तो कभी इसके जैसा नहीं हो सकता, लेकिन जब ये बड़ा होगा तब फिर ये यही बना देगा। ओके, तो जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, बताओ। हर्माफ्रोडाइट का दूसरा नाम क्या होगा, मोनोएशियस, क्योंकि उनमें सिंगल हाउस है, एक ही बॉडी में दोनों चीज़ें हैं। तो सिंगल हाउस में दोनों ही, बोथ जेंडर इन सिंगल हाउस, बोथ जेंडर। अब आगे देखो, कुछ इसके एग्जांपल्स बताओ। इसमें किस तरीके की सिमेट्री होती है, किस तरीके की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होगी कि बाइलेटरल सिमेट्री होगी, कौन सी सिमेट्री होती है, या डॉर्सो वेंट्रल सिमेट्री होती है, कौन सी सिमेट्री होती है। यस, वेरी गुड। और ये बताइए कि इनका किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल की, ऑर्गन की, ऑर्गन सिस्टम। हाँ, अब हम अगले पे पहुंचते हैं। पहला हमने देख लिया है कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा की एटिमोलॉजी है पोरस, पोरस से पॉरीफेरा बना है, छिद्रिल, इसमें छेद होते हैं इसलिए इसे पॉरीफेरा कहा गया है। सेकंड है दैट इज सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा को देखें, या फिर नीडेरिया भी इसका नाम है। सो सेकंड इज सीलेंट्रेटा और या नीडेरिया। इनमें सीलोम तो होता है, तो हाउ एवर दैट इज
कैविटी है बट इट इज स्यूडोसीलोम है। सो इससे बना सीलोम। और नीडेरिया का मतलब क्या होता है कि नाइफ लाइक अपेंडेजेस या नाइफ लाइक, इनमें जो भी फिलामेंट हैं, ये टेंटिकल्स हैं, तो वो नाइफ लाइक होते हैं, इसलिए नीडेरिया कहते हैं। तो सीलोम इसमें है, स्यूलोम इज स्यूडोसीलोम है, और इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। जो इनका माउथ है वही इनका एनस है। तो इसलिए जैसे कि आप सी एनोमनीज को देख सकते हैं, तो जो उसकी सिंगल ओपनिंग है, तो सिंगल ओपनिंग ऑफ गट, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कहते हैं। सिस्टम, माउथ एंड एनस इज सेम, माउथ एंड एनस इज सेम। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके से, इसके एग्जांपल हैं हाइड्रा। हाइड्रा तो 2 mm तक होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हाइड्रा, सी एनोमनीज, ठीक है। या इसके अलावा क्या होता है, जेलीफिश, जेलीफिश हो जाएगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो सी एनोमनीज है वो किस तरीके का होगा, सी एनोमनीज में जो इसकी मेन बॉडी है वो डोमिनेटिंग है, और इसके ऊपर ये बीच में तो गट है, और यहाँ पर ये जो इसके चारों तरफ हैं टेंटिकल्स निकले हुए हैं। अगर मान लीजिए बॉडी कैविटी डोमिनेटिंग है, कैविटी डोमिनेट, और ये टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स इसमें नाइफ लाइक हैं, ऐसा नहीं है मछली फंस जाएगी तो फिर निकल नहीं पाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कभी कभी ये जो बॉडी है ये डोमिनेट करती है और टेंटिकल्स स्मॉल है। ऐसी स्टेज को कहते हैं पॉलिप स्टेज। पॉलिप स्टेज, ऐसा एडेम्सिया या सी एनोमनी कुछ भी कह लो, सी एनिमॉन्स भी बोल सकते हैं, एनिमॉन, एनोमनीज बोला जाता है वैसे, सी एनोमनीज। अब देखो इसमें पॉलिप स्टेज है, लेकिन अगर बॉडी छोटी हो जाए, और छोटी होने के बाद ये चीज़ टेंटिकल्स बड़े हो जाएं, टेंटिकल्स जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं बॉडी डिजनरेट करने लगती है, और ऐसा हाई ये दैट इज़ जेली फिश में होता है। इनके ये टेंटिकल्स बहुत लंबे होते हैं, 2-2 मीटर 4-4 मीटर लंबे, ये जेली फिश है। तो इफ़ टेंटिकल्स डोमिनेट करें, और ये जो बॉडी है, बॉडी कैविटी स्मॉल, तो ये बॉडी जो है, बॉडी कैविटी ना लिख दें, बॉडी डोमिनेट्स, बॉडी है, बॉडी कैविटी भी है, बीच में कैविटी भी है, उसका वो गट है। गट का मतलब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसी में मछली ले जाके खाता है, स्टिव ट्रैक्ट, और गट भी कह सकते हैं। तो अगर ये बॉडी जो है नहीं डोमिनेट करती है और ये डोमिनेट कर जाए, सो ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं मेड्यूसा। बुक में देख लो, मेड्यूसा लिखा है। सो मेड्यूसा किस में पाया जाता है, ऑरेलिया। ऑरेलिया किस में, ऑरेलिया किसको कहते हैं, क्या ये जेली फिश को कहते हैं, जेली फिश है। जेली लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर है, बट ये पॉइजनस सब्सटेंस छोड़ती है और अपने चारों तरफ जो भी होता है उसे खा लेती है। तो इस तरीके से हमने मेड्यूसा स्टेज देखी और पॉलिप देखी। तो इट इज़ द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप एंड मेड्यूसा
दे आर डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन एक कहा जा सकता है कि उसी में मॉडिफिकेशन हो गया तो कुछ दूसरी चीज़ बन गई। ये नहीं कि सेम ही नहीं है, ये अलग अलग है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ऐसा होने से ये बन गया है, या ये कह सकते हैं सबसे पहले सी एनोमनी बना और उसके बाद जब इसके फिलामेंट बड़े होते गए, बॉडी डिजनरेट करती गई तो ये बना। तो ये कह सकते हैं कि पॉलिप एंड मेड्यूसा आर द टू स्टेजेस ऑफ निडेरिया। पॉलिप एंड मेड्यूसा टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। नीचे लिखा है, पढ़ो, पॉलिप एंड मेड्यूसा जहाँ लिखा है निडेरियंस हैव टू बेसिक फॉर्म, मेड्यूसा आर टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स ऑफ निडेरिया। अच्छा, हाइड्रा में आप देखेंगे कि हाइड्रा इस तरीके से होता है, तो हाइड्रा में भी क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं कि नहीं, ऐसे। हाइड्रा में आपको 9th में भी दिखाया है, याद हो तो इस तरीके से है हाइड्रा, बहुत छोटा छोटा होता है, तैरता रहता है। सो हाइड्रा है, यहाँ पर पता नहीं चलता कि क्या चीज़ डोमिनेट करे, लेकिन इन दोनों में इसका डोमिनेशन पता चल जाता है ना। सो वी हैव सीन कि इनकी क्या क्या बेसिक बॉडी डिज़ाइन है। अब देखते हैं, जस्ट होल्ड, एनिमल किंगडम वीडियो एल्बम जायसवाल क्लासेस। सो let us have a look on it कि करेंगे। Now there are various kinds of symmetry like radial symmetry and bilateral symmetry. This may be our mode of classification. So अगर उनको एक्सिस से हम डिफरेंट अलग-अलग symmetry तो रेडियल सिमेट्री है, और सेंट्रल लाइन से अगर वो सिमेट्रल है तो वो bilateral symmetry है, like this is bilaterally symmetrical. Now in animals there are 3 layers, one is ectoderm, other is endoderm, and middle one is mesoglia which develops into mesoderm sometime between अच्छा, ये चीज आपने देख ली है ना कि यहाँ पर ये बताया गया है कि किससे बनता है मेसोडर्म। ये तो बाइलेटरल सिमेट्री समझ में आ गई आपको कि कैसे बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो बीच में से एक लाइन है, एक ओनली सिंगल सिमेट्रिक लाइन है, तो और ये रेडियल सिमेट्री हो गई कि एक्सेली, ये 4 फोल्ड सिमेट्री है, और कभी स्टार में 6 फोल्ड सिमेट्री होती है। तो अच्छा, ये सब ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो बीच में अगर सिर्फ रेड रेड है तो उसे क्या कहेंगे, मीजोग्लिया, और अगर उसमें भी डिवीज़न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बताओ, मीजोडर्म। बताया करो, अगर इसमें डिवीज़न हो जाए, सेल डिवीज़न, तो उसे क्या कहेंगे, एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आई? तो मीजोग्लिया जब सब डिवाइड हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, मीजोडर्म। अगर उसका आधा मीजोडर्म एंडोडर्म में चला जाए और आधा चला जाए एक्टोडर्म में, ये बीच में फिर से क्या हो जाए कि आधा इसके साथ रह जाए, आधा इसके साथ। तो अभी अगला जो डायग्राम है वो देख लें। एंडोडर्म एंड मिडिल वन इज मीजोग्लिया
which develops into mesoderm. ये मेसोडर्म हो गया। Sometime अब ये देखो आधा अंदर रह गया। between फिर से देखिए एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म मेसोसिमेट्रल है, तो वो यहाँ आउट पर बॉडी दिखाया गया, ये चीज देयर आपने देख ली है, सेपरेट्स टू ठीक है। फॉर्म बॉडी कैविटी तो वो चीज कहलाती है बॉडी बिटवीन कैविटी। ये यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे बॉडी कैविटी है, ये देखो। तो अब यहाँ पर मीजोग्लिया है और इसमें क्या है, मीजोग्लिया मीजोडर्म है। फिर आगे पे देखने पे क्या पता चलता है कि ये तो हो गया एसिलोमेट जिसमें बीच में जगह नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा, ठीक है, वो बुक में आपके बना हुआ है कि वही अगर पाउच हो जाए दोनों से तो फिर क्या हो जाएगा। जैसे ये देखो, तो इसमें क्या हो गया, अगर आधा मीजोडर्म इधर रह जाए और आधा उधर, तो फिर उसको कहते हैं सीलोमेट। और लेकिन अगर मान लीजिए बस वो मीजोडर्म हर तरफ से अलग हो गया, वो इंडिपेंडेंटली रह रहा है, तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, फिर उसको कहेंगे स्यूडोसीलोमेट। और अगर कहीं अलग नहीं हुआ है तो गट को अलग नहीं किया जा सकता है बॉडी से, गट स्किन से चिपका हुआ है और उसे अगर ये अर्थवॉर्म में है, अगर आप स्किन फाड़ोगे तो गट फट जाएगा, और इसमें गट को अलग किया जा सकता है। ये हम लोग की बॉडी डिज़ाइन है। जो बीच का सीलोम है इसमें फ्लैश भरा होता है। तो इस तरीके से बॉडी की पैकिंग होती है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अच्छा, ये सब तो ठीक है। एंड स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ये सब हमने आपको पहला वाला बता दिया है कि क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये यूज सो वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, पूरी बॉडी में माइन्यूट पोर्स हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं, और इसके माउथ से निकल जाता है जिसको ऑस्ट्यूलम कहते हैं। तो ऑस्टिया से इसमें इंटर करता है पूरी बॉडी से, जो उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, और जो माउथ है उसे ऑस्ट्यूलम कहते हैं। तो साइकॉन में वहां से निकलता है, और सेंटर में एक बॉडी को कैविटी देख रहे हैं जिसको स्पॉन्जियोपॉइल कहते हैं। सो स्पॉन्जेस, ये जो पॉरीफेरा है इसको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ये बॉडी क्लीनिंग के काम में आता है, पैर की एड़ी रगड़ने के लिए, फूड को रगड़ने के। It is spongilla, one other kind of porifera. अब हम देखेंगे next। So they are attached to substratum. तो ये अपने ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़े उनको क्या कहते हैं। कुछ वो होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था समय, क्या बताया था, हाँ बोलो, थोड़ा साफ नहीं आवाज आ रही, बोलो क्या बताया। सेसाइल ना, हाँ, और एक मोटाइल होते हैं, एक सेसाइल। अच्छा ऐसे होते हैं। ये इनकी सीडेंट्री हैबिट है। सीडेंट्री हैबिट का मतलब है कि दे आर आइदर फॉर देयर पार्ट ऑफ लाइफ और थ्रू आउट लाइफ आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। जैसे साइकॉन सी बेड से जुड़ा हुआ है, सो इसलिए इसकी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जियोपॉइल कहेंगे, और जो इसके माउथ का ब्रिम है उसको ऑस्क्यूलम कहेंगे, और पूरी बॉडी की जो कैविटी है उसे ऑस्टिया कहेंगे। तो दिस इज साइकॉन एंड स्पीसीज इन पॉरीफेरास। पॉरीफेरास आर आल्सो, ठीक है, ये सब तो पॉरीफेरा हो गया। सिमेट्री होती है, वो इसमें एसिमेट्रिक है। 15 रुपए के बिकते हैं, बॉडी की क्लीनिंग के काम में आते हैं। सो यू कैन से इट इज ए यूज स्पॉन्जिया। सो लाइट पतली सी अगर रस्सी हो, पॉरीफेरा सेलुलर है। इनमें कई बार तो सिमेट्री मैनी भी हो सकती है या फिर एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। सीलोम यानी कि बॉडी ऑर्गन और जो एक्टोडर्म है उसके बीच में कोई बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। तो इसके अलावा इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम विजुअल। सो दीज आर हर्माफ्रोडाइट, दैट मींस ये जो है दीज आर डाइएशियस। अभी भी है, वाटर एंटर्स थ्रू कैनाल सिस्टम और उसी से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेस इन पॉरीफेरा।
These are hermaphrodite. Both sexes are present in same. So eggs and sperms are produced in same individual. So these are. ये देखो, ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये आपकी बॉडी में भी बना है, तो जेली फिश है तो उसमें क्या चीज़ डोमिनेट कर रही बताओ? जेली फिश में फिलामेंट डोमिनेटिंग है कि बॉडी? और एडेम्सिया में क्या डोमिनेट कर रहा है बताइए? इसमें फिलामेंट और इसमें बॉडी डोमिनेट करी। जिसमें बॉडी डोमिनेट करेगी उसे क्या कहेंगे? पॉलिप। और जिसमें ये फिलामेंट डोमिनेट करेगा, टेंटिकल्स, फिलामेंट ना कहकर टेंटिकल्स बोलो, तो उसको कहेंगे मेड्यूसा। तो दिस इज hermaphrodite. That means ये देखो, these are sea anemone। dioecious. Now we will see किस तरीके से phylum Nidaria or Coelenterata. ये सब sea So anemone है। Nidaria means that is needle-like. So needle-like इसमें फ्लैजिला होता है, टेंटिकल्स होते हैं जिसे शिकार करते हैं ये। these are predators. So इसलिए इसको निडेरा कहा गया है। और सीलेंटेटा इसमें स्यूडो सीलोम प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं, यानी गट का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम, और स्किन के बीच में एक झूठी कैविटी प्रेजेंट होती है स्यूडो सीलोम, तो इसको सीलेंटेटा कहा गया। मछली को अंदर ले लिया। These are the tentacles which are Cnidarian, like knife. You can see how the fish is grabbed by this sea anemone. So इनमें These are the dangerous tentacles present in it. Now these tentacles are also known as polyp in this Adamsia. Sea anemones का दूसरा नाम है Adamsia, और इसकी दो लाइफ साइकिल है। जब इसके पूरी बॉडी, यहाँ बॉडी डोमिनेट कर रही है, तो बॉडी डोमिनेट करती है एडेम्सिया में, तो इसलिए इसे पॉलिप कहा जाता है। जबकि निडेरिया या सीलेंटेटा का एक अदर और एग्जाम्पल है जो जेलीफिश है, उसमें उसका टेंटिकल्स डोमिनेट करता है, तो उसको मेड्यूसा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक स्टारफिश पॉलिप यानी एडेम्सिया यानी कि सी एनोमनी के पास आ रहा है, and this sea anemone has a body movement and how it escapes from this starfish. Starfish एनिमेलिया में एक अलग फाइलम है एकिनोडर्माटा, दैट इज स्पाइनी एनिमल्स, उसका एग्जांपल। तो इस सी एनोमनीज ने अपने आप को एस्केप कर लिया। Here you can see that it is jellyfish, जो कि एक और निडेरियन है। जेलीफिश अगर अपना अगर 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया सी में, तो सारी जेलीफिश मर जाती हैं। ये तुरंत, ये बहुत टेम्परेचर स्पेसिफिक होती हैं। अगर कहीं की सी का टेम्परेचर बदलता है, देखोगे किसी सी शोर में बहुत जेलीफिश मरी हुई मिलेंगी। देयर टेंटिकल्स आर वेरी पॉइजनस। तो इस तरीके से जेलीफिश का तो कुछ पार्ट तो लोग खाते हैं, अदरवाइज इसे खाने के काम में नहीं लिया जाता है। नाउ ये देखो शेप चेंज कर दे। यहाँ ये देखिए कि कैसे पॉलिप अपना शेप चेंज कर रहा है, इसके टेंटिकल्स रिड्यूस कैसे हो गए हैं, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू, हाउ इट इज कन्वर्टेड, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू जेलीफिश। तो इस तरीके से जेलीफिश को मेड्यूसा कहा जाता है। तो मेड्यूसा एंड जेलीफिश आर इंटर कन्वर्टेबल इन देयर शेप, सो दिस इज जेलीफिश। बॉडी शेप चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर इनके टेंटिकल्स डोमिनेट, जबकि सी एनोमनी में उसकी बॉडी डोमिनेटिंग। बॉडी डोमिनेटिंग तो पॉलिप, टेंटिकल्स डोमिनेटिंग। कितने बड़े टेंटिकल्स हैं, तो ऐसे केस में मेड्यूसा। These are having stinging capsules, or that is कि जो सी एनोमनी है, आपकी बुक में लिखा है ये सेसाइल है, इसकी सीडेंटरी हैबिट है। जो सी एनोमनी है वो कैसा है,
एक जगह बंध के रहता है, बहुत ज़रूरत पड़ने पे ये भागेगा कहीं से, वरना ज़मीन पे रहेगा, मछली आएगी खा लेगा। अभी आपने देखा था सी एनोमनी ने कैसे मछली खाई थी, फिश। तो वो ससाइल है, उसकी सीडेंट्री हैबिट है, एक जगह रहना उसे पसंद है। जबकि जेली फिश आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि ये फ्री स्विमिंग है कि नहीं, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग है, आराम से करती रहती है, और इसमें अम्ब्रेला शेप्ड होती है। तो ये दो तरीके का इसमें स्ट्रक्चर होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है, क्या वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, स्टमक में हो रहा है? बताओ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है कि इंट्रा सेलुलर? बताइए। एक्स्ट्रा सेलुलर है, कोई सेल के अंदर तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब में जो न्यूट्रिशन है वो सेल के अंदर लिया जाता है, क्योंकि इनमें भी थोड़े बहुत पोर्स होते हैं। तो वो जो भी न्यूट्रिशन है हर सेल में डाइजेस्ट होता है, और इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनिज्म किस तरीके का है? टिश्यू लेवल का है, और इन सब में रेडियल सिमेट्री होती है। सो कैसी सिमेट्री होती है? क्या मैनी फोल्ड रेडियल सिमेट्री होती है कि 3 फोल्ड 4 फोल्ड टाइप है? बताओ। कैसी सिमेट्री है? चाहे पॉलिप हो या मेडूसा में, बताओ कैसी सिमेट्री है? मैनी फोल्ड है, मतलब मल्टी फोल्ड सिमेट्री है कि सिंगल? ये पूछ रहा हूँ। मैनी फोल्ड, कहीं से भी लाइन खींच दो, 100 लाइन खींच दो, तो भी तो सिमेट्री मिलेगी कि नहीं? बताओ। हाँ, समझ में आ गई कि नहीं? कोई स्टार फिश की तरह तो नहीं कि 5 ही लाइन खींच सकते हो एक्सिस से, तो जहाँ से भी मर्जी वहाँ से काट दो। सी एनोमनी का डाइसेक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई? देखो, फिलामेंट्स, that is tentacles, लंबे फिलामेंट्स हैं, which are for catching prey. That's why, and these are well secured to body. Then it is called nidoblast. कोरल रीफ देखो, जिसमें कैल्शियम। Coral reef is again an example of cnidarians or coelenterata. These are little calcareous and attached to substratum. Substratum से कोई भी जुड़ा है तो sedentary। तो ये सी बेड में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, शैलो वाटर में पाए जाते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, और ये these are used for hiding small fishes. तो उनके लिए कैमोफ्लेज का काम करते हैं। कोरल रीफ is an example of phylum Cnidaria or coelenterata. You can see how the coral reefs are moving, though they are attached to substratum and sedentary. So इनमें कैल्शियम ऊपर जमा। पैर का जो घिसने वाला है, देखती हो, घिसने वाला आता है पत्थर जैसा, उसमें बहुत सारे वो भी होते हैं, वो कैल्सीरस होता है। पैर घिसने वाला नहीं आता है, पत्थर, ठीक है, वो कोरल्स होते हैं। वो सारे क्या चीज़ हैं जिनसे हम पैर घिसते हैं? एक पत्थर जैसा नहीं आता है। सो दैट इज कोरल्स। हो गया है, कभी कभी एल्गे भी जमा हो जाता है। हाइड्रा इज अगेन एग्जांपल ऑफ निडेरिया। सो दीज आर 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर इन लेंथ, और ये बहुत टाइनी क्रिएचर होते हैं, और बडिंग से ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके अंदर एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो इनका माउथ है और एनस है, एक होता है। तो इस वजह से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। दैट इज हैविंग सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो माउथ है वही इनमें एनस होता है। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। जहाँ जो इनका माउथ है और एनस है वो कॉमन है, उसको हाइपोस्टोम कहा जाता है। बुक में लिखा है। डाइजेशन हम लोगों में जैसे होता है सेल के बाहर, वैसे इसमें होता है। ये देखिए कैसे जेली फिश ने कट कर दिया है अपने नाइफ लाइक टेंटिकल से। सो दे आर हैविंग नाइफ लाइक टेंटिकल्स। This is again Portuguese, that is Physalia, Portuguese man of war. One more example of
Nidaria. Sea pen is, फाइसेलिया दिखाया आपको? this is again Portuguese, that is Physalia, Portuguese man of war. इसके भी बड़े One more example of Nidaria. Sea pen is example of Nidaria. सी पेन क्या है? ये कबूतर के पंख जैसा है, जैसे पहले लोग लिखा करते थे। बोलो, मोर के पंखों से लिखते थे कि नहीं? कबूतर के पंखों से पहले पेन तो नहीं थे, तो ये सी पेन कहलाता है। इट इज अगेन, नीचे देखती जाइए, बुक में दिख रहा है ना। सी पेन को क्या लिखा गया है? क्या पेनेटुला लिखा गया है? बताइए, हाँ या नहीं? एम आई ऑडिबल? हैं? बोलो। अच्छा, सबसे नीचे देखो, अभी आपको फाइसीलिया दिखाया, अब इसके बाद फाइसीलिया बहुत खतरनाक है, फिर सी पेन दिखाया, हाइपोस्टोम दिखाया कि जो उनका माउथ है, ये ओपनिंग को ही हाइपोस्टोम कहते हैं, जो इसकी ओपनिंग है, इसकी भी ओपनिंग को हाइपोस्टोम कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? माउथ एंड एनएस आर सेम एंड इट्स कॉल्ड हाइपोस्टोम। तो अभी हमने फाइसेलिया दिखाया जो बैलून जैसा था, जिसमें नीचे वो उसके टेंटिकल्स थे। बताइए, वो उससे मछली पकड़ लेता है। अब दूसरा आपने क्या देखा? सी एनोमनी तो देख ही लिया, एडम्सिया, फिर पेनेटुला देखा। अब देखो सी फैन, देखो कि सब स्टेशन से जुड़ा हुआ जो फैन है, found in seabed. It is looking like feather like pen. जैसे पहले कबूतर के पंखों से लिखा जाता था, तो ये सी पेन उसी तरीके से लग रहा है। ये भी निडेरिया है। सेकंड फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ऐसे ही सी फैन, दैट इज, बोलो सी फैन को क्या लिखा गया है? हाँ, दैट इज जॉर्गोनिया या गॉर्गोनिया है, और पेनेंटुला है। तो सी फैन, ये फैन जैसा दिख रहा है। गॉर्गोनिया, इट इज अगेन निडेरिया। ये भी आप सब सी बेड में देखेंगे, जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, सीडेंट्री एनिमल है। नाउ ब्रेन कोरल इज वन मोर एग्जांपल, दैट इज लुकेलसीरस है, और ब्रेन जैसा इसका स्ट्रक्चर है, जिसको कि मैंड्रीना बोला जाता है। As a prey, very long tentacles which can be recoiled, extended or reasserted. They are floating on surface, which can be ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, जिसको कि मैंड्रीना बोला जाता है। As a prey, very long tentacles which can be recoiled, extended or reasserted. पॉलीथीन जैसा। They are floating on surface of sea water, तो वो and that is very primary predators, जो अपने प्रे को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके नाइफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं या टेंटिकल्स होते हैं। Now we will enter into the third phylum. It is Ctenophora. Ctenophora में बायोल्यूमिनेसेंस कि यहाँ पर आपने क्या देखा, कुछ चीज़ें लिख लें और फिर हम आगे बढ़ें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में लिख लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ना ओके, जस्ट होल्ड। नाउ 1 मिनट और रुक जाना। Dissection of sea anemones. Okay.
तो अब हम देखेंगे कि जो सी एनिमोन है, तो सी एनोमनी का किस तरीके से डाइसेक्शन किया जा सकता है। ये देखो सी एनोमनी of tentacles, but is mainly based in internal characters that we need to dissect the animal to see. For this, the best way to proceed is to start with a cross-section of the animal. The arrangement of the mesenteries is one of the main characters to identify a sea anemone. We also need to see if these mesenteries are perfect or imperfect. This means if they reach the actinopharynx. And then for that we need to do our section at the level of the actinopharynx. The actinopharynx is more or less in the upper half of the animal, so we will proceed with a cross section at that level. We don't really need to do a cross section all the way, but just enough so we can see the animal. It's important to start with a cross section because this will show the complete numbers of mesenteries and determining the. Now, so we have seen कि सी एनोमनी देखने में कैसा होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अच्छा, ये नीडेरियंस जो है ये फूड के तौर पर कम ही इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, तो इसलिए जनरली लोग इनको खाते नहीं हैं, ये सी फूड नहीं है। और कुछ तो कैल्सीडस होते हैं, जैसे कोरल रीफ हो गया, साइकॉन है, इन सबको भी कोई नहीं खाता है क्योंकि वो सब स्पॉन्जी हैं, स्पॉन्ज को कौन खाएगा, तो ये सब फूड में नहीं आते। अब देखो कि इसमें क्या होता है कि दीज आर मैनीफोल्ड रेडियल सिमेट्री, सो दीज हैव मैनीफोल्ड रेडियल सिमेट्री, these have manifold radial symmetry, ठीक है। The mouth and anus is common, कॉमन का मतलब है कि सिंगल ओपनिंग, और उसे क्या कहेंगे बताओ, बुक से देख के बताओ। हाइपो, बुक खुली है ना, हाइपोस्टोम नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें डाइजेशन किस तरीके से होगा, डाइजेशन इज, अब जैसे अगर ऐसा हो एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें होगा, जैसे हाइड्रा के अंदर गट होता है, इनकम्प्लीट गट, बोलो, सी एनोमिना भी काट के दिखाया, उसमें होता है गट, तो उसमें बाहर होगा, दैट इज सी। और सी पेन में तो ऐसा कोई गट नहीं है ना, सी पेन देखा था, सी पेन उसमें कुछ हो रहा था क्या, गट है क्या। और इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर किसमें होगा, सी पेन, सी फैन, इन सब में सेल के अंदर होगा, ठीक है। ब्रेन कोलर भी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, तो ब्रेन कोरल वही स्पॉन्जेस हैं, अगर उन पे कैल्शियस हो जाएगा तो वो इसमें आ जाते हैं। और कोरल रीफ, ये सारी चीज़ें हैं, तो दीज आर लाइक दिस। अब देखो इसमें सिनोब्लास्ट, ये नीडोब्लास्ट क्या होता है कि जो इनकी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर एक यहाँ पर क्या है, गट है, ये किस में है, क्या सी एनोमनी में है। और सी एनोमनी में इस तरीके से जो गट है ना, ये सिर्फ ऐसे ही गट ना समझो, बड़ा बड़ा खतरनाक गट है,
और इसमें यहाँ पर बहुत रेशे निकले हैं जो अंदर इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये निडोब्लास्ट है। तो इसको कहते हैं, अलग से इसका वो फिगर भी बना दिया, निडोब्लास्ट। तो रेडियली देयर आर अपेंडेजेस, कि शिकार अंदर आ गया तो उसको अंदर ही अंदर मार दें। तो ये सब निडोब्लास्ट हैं जो इसकी बॉडी से जुड़े हुए हैं, ये सब। तो ये जो चीज़ है ये कैसे दिखाई जाए, दैट इट इज़ किस तरीके से होगा कि बॉडी के अंदर ये टेंटिकल्स हैं, ये चीज़ बॉडी में लगी हुई है, और ऐसे कॉलर टाइप, और फिर उसमें से एक और कॉलर निकली है और उसमें से टेंटिकल्स निकले हैं। यही वो टेंटिकल्स हैं जो मैं ये छोटे छोटे यहाँ दिखा रहा हूँ अंदर। और बाकी ये जो चीज़ है ये बॉडी को ग्रिप करके रखती है, सो इट इज़ ग्रिपिंग द बॉडी। तो ये इसको निकाला नहीं जा सकता टेंटिकल्स को, और इसे क्या कहा जाएगा, निडोब्लास्ट। तो ऐसे ये जब शिकार अंदर आएगा, और बाकी तो इसमें टेंटिकल्स होंगे ही। ओके, सो ये पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली। अगर पॉलिप है तो पॉलिप से अगर ये धीरे धीरे इनके टेंटिकल्स बढ़ते चले जाएं तो मेड्यूसा बन जाएगा। टेंटिकल्स बहुत बड़े जाए, बॉडी डिजेनरेट कर जाए, तो कहते हैं पॉलिप से मेड्यूसा बन सकता है, वो एसेक्सुअली है। एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। लेकिन जेलीफिश से अगर हमें फिर से सी एनोमनी जैसा स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पर उनमें क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, स्पर्म की ज़रूरत पड़ेगी, ओवम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जाइगोट बनेगा, फिर उससे लार्वा बनेगा, लार्वा बढ़ के तब सी एनोमनी बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई। और अब सी एनोमनी फ्रेगमेंट भी होता है, ये बात आपको मालूम है, ये मैं दिखा देता हूँ। सी एनोमनी फ्रेगमेंटेशन से भी बढ़ते हैं, ज़रा चेक कर लो। 9th में दिखाया था, फिर देखो फ्रेगमेंटेशन इन सी एनेमनीज। अब देखो, तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि सी एनिमोन जो होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। जस्ट तो दैट लेट अस सी अबाउट सी एनोमनी, ये कैसे करता है देखो। There are over 1,000 different colorful species of sea anemones located in deep and shallow waters all around the world. Sea anemones may look like plants, but they are actually soft-bodied animals. They use their adhesive foot, called the petal disc, to attach to roots can expand and contract into their body cavity. They may feed on zooplankton, crustaceans, and fish. Much like a jellyfish, anemones possess stinging cells on their tentacles to use for feeding and defense. These cells will react to the slightest touch and eject a toxin that paralyzes prey. Their tentacles will guide the paralyzed prey to their mouth. Anemones are well known for their symbiotic relationships with clownfish. Clownfish can inhabit anemones without being affected by their sting. The anemone provides protection for the clownfish. In exchange, the anemone gets the food scraps from the clownfish's meals. Small shrimp and crabs may also inhabit anemones. Some anemones can swim slowly by bending back and forth, but most stay in the same spot unless conditions become unsuitable. Sea anemones can reproduce both sexually and asexually.
they can reproduce sexually by releasing sperm or eggs into the water through their mouth. Or they may reproduce asexually by methods like splitting in half or detaching bits of their tissue that can regenerate into complete animals. क्या दिखाया गया कि बडिंग से भी हो रहा है, बोलो। और अभी इसने क्या बोला, बाय स्प्लिटिंग इन हाफ, सुना आपने? नहीं सुना, फिर से सुना है। तो इट कैन रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इन हाफ और इट कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। देख लो, अभी सुना देगा। Or they may reproduce asexually by methods like splitting in half or detaching bits of their tissue that can regenerate into complete animals. Anemones are solitary individuals. They sometimes use their stinging cells to fight each other if another anemone gets too close. Some anemones. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, और ये स्पर्म भी जनरेट करते हैं। और उस स्पर्म से क्या होगा, ओवम मिलेगा। बुक तो कहती है कि जो जेली फिश से सी एनेमनी बनता है, जेली फिश जो है पॉलिप बनाएगी तो वो सेक्सुअली स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस करेगी, बट वीडियो कह रहा है कि इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑल्सो। एक सी एनेमनी से दूसरा सी एनेमनी स्पर्म रिलीज करके भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है। तो सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअली आप सिंपली लिख दें, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअली, फ्लैटली लिख दो, सीधी बात, ठीक है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय स्पर्म एंड ओवम, और दूसरा कौन सा मेथड है, दैट इज बाय ठीक है। नाउ और बाय एसेक्सुअली। एक्सेक्सुअली में क्या होगा बताइए, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है या क्या हो सकता है, बडिंग भी तो हो सकती है। तो ये आपको सेकंड समझ में आ गई। और अब इसमें पीछे का पेज निकालो, पेज नंबर 60 में क्या कह रहा है, निडेरिया में क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, निकाला 60 पेज। तो इसकी सारी बात लिख लो, हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या कह रहा है, और भी कुछ कह रहा है, रेडियल तो लिखा ही दिया है, सीलोम एब्सेंट है। सो स्यूडोसीलोम इसीलिए कह रहा है एब्सेंट, ठीक है। वैसे जो गट है, मतलब ये ना सोचो गट ही सीलोम है, गट और बॉडी के बीच में क्या कोई कैविटी है, बोलो कि नहीं है, बताओ, नहीं है ना। अगर उसने वो जो अभी एक करने वाली थी बायोलॉजिस्ट ने काटा था, तो क्या पेट को वो अलग कर सकती थी, बताओ, बॉडी से अलग कर पाती कि नहीं कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बीच का जो मेसोडर्म है वो अलग अलग अभी स्प्लिट हुआ ही नहीं है। अगर वो स्प्लिट हो गया होता तो कैंची से काटने से वो गट को बाहर निकाल लेती, वो काट ही नहीं सकती, वो स्किन से कितनी फॉर्मली अटैच था। तो बताओ सीलोम है कि नहीं, बीच की गट को सीलोम मत समझो, ये देखो कि गट और बॉडी के बीच में कैविटी है कि नहीं। देयर इज नो बॉडी कैविटी बिटवीन गट एंड स्किन। बोलो, बात समझ में आ गई? सो सीलोम एब्सेंट का मतलब है कि देयर इज
नो बॉडी कैविटी between गट एंड जो एक्टोडर्म का मतलब है स्किन। तो अब हम लोग ये देख लेंगे कि सीलेंट्रेटा का एटिमोलॉजी क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। नाउ एटिमोलॉजी ऑफ सीलेंट्रेटा। तो जिससे पता चल जाए कि इसे क्या कहते हैं। सो सीलेंट्रेटा का मतलब है सैक लाइक बॉडी। सो सीलेंट्रेटा मीन्स थैली जैसा स्ट्रक्चर। तो हाइड्रा में क्या थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर वो जो आपने देखा था पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, उसमें क्या थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फाइसीलिया कहते हैं, बताओ। तो अब हम यहाँ पर जो सीलेंट्रेटा का मीनिंग है वो बदल दें। सीलेंट्रेटा का मतलब क्या हो गया बताइए? सैक। सीलोम तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने भी देखा वो काटा है उसने, तो सीलोम था ही नहीं उसमें गट उसके वजह। तो इसको लिखो सैक लाइक बॉडी। तो ये चीज़ हो गई। सीलोम का मतलब हो गया कि इट इज़ समथिंग विच इज़ कम फ्रॉम हॉलो, जिसमें कोई चीज़ हॉलो हो तो उसको क्या कहते हैं? सीलोम। तो बीच में थैली हो या हॉलो हो, जेलीफिश में भी हॉलो है, एनिमोन में भी हॉलो है, एनिमन में, तो इन सभी की वजह से इसे सीलोम भी कहते हैं। और नाइफ लाइक है तो नीडेरिया भी कहते हैं। अच्छा, अब देखो ये बात हो गई। और क्या क्या चीज़ें बता रहा है? सीलोम एब्सेंट है। और क्या बताया? सेगमेंटेशन है क्या बॉडी में? जैसे अर्थवॉर्म में होता है, तो ऐसा इसमें है क्या? नहीं है ना। नो बॉडी सेगमेंटेशन। इस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है, क्या इनकम्प्लीट है, वो लिखा दिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई अभी बात ही नहीं आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात ही नहीं आएगी। अब हम लोग अगले में पहुंचेंगे। सो थर्ड क्या है? टीनोफोरा। टीनोफोरा की मीनिंग क्या होती है? What does it mean by Ctenophora? Comb-like. So Ctenophora. Ctenophora में ये जैसे आपने देखे थे ट्रांसपेरेंट जेली, Ctenophora, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? That is प्लूरोब्रैकिया। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इनमें क्या होगा कि ऐसा जैसे अखरोट टाइप होंगे। सी जेलीज भी इनको कहते हैं, सी जेली, सी वॉलनट, अखरोट जैसा, सी वॉलनट भी बोल दो, ऐसा। और इसमें यहाँ पर दो जगह से टेंटिकल्स होते हैं जो लोकोमोशन के होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कॉम्ब लाइक हैं, ऐसे। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा टीनोफोरा के, तो वो कॉम्ब लाइक हैं। दे आर हैविंग टेंटिकल्स। फिलामेंट हम गलती से बोल देते हैं, बट आप टेंटिकल्स ही बोलिए, जो खतरनाक होते हैं। दीज आर यूज फॉर लोकोमोशन। अपने गट में ये खाना पहुंचाते हैं माउथ में इसी टेंटिकल से, और शिकार को पकड़ते हैं। दीज आर इलेक्ट्रीफाइंग। तो इसके जो टेंटिकल्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइंग है। इसके अलावा ये अगर आप अपने बुक में देखें तो ये इसका माउथ है। तो ये टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स में ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ ऐसे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और माउथ भी बना हुआ है। एक मिनट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये बॉडी को होल्ड के रख रहे हैं ये रिबन
और फिर ये इसमें ये टेंटिकल्स हैं। माउथ कहाँ पे है? तो दिस इज माउथ, और इसके अलावा ये कॉम्ब प्लेट हैं, ठीक है, और ये टेंटिकल्स हैं जो कि इसके काम में आते हैं। सो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा। नाउ वी विल सी कि ये दीज आर आल्सो नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली, और ये रेडियली सिमेट्रिकल है। अगर टेंटिकल्स को छोड़ दिया जाए तो इसे रेडियली जो है 6 फोल्ड, जो जितने भी इसमें कॉम्ब प्लेट हैं उसके हिसाब से इसे बांटा जा सकता है। सो इट हैज़ टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ही है। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे पीछे 60 पेज में देख लो तो पता चल जाएगा कि तीनों फोरा टिश्यू लेवल है। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और चमक उत्पन्न करते हैं, एंड प्रोड्यूस बायोल्यूमिनेशंस, प्रोड्यूस बायोल्यूमिनेसेंस। सी वाटर में शाइनिंग पैदा हो जाती है, तो टीनोफोरा ऐसा करते हैं। और इसके अलावा ठीक है, देयर टेंटिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैचिंग प्रे, देयर टेंटिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैचिंग प्रे। तो ये भी प्रीडेटर हो गई। और इसके अलावा क्या है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों है, तो हम टीनोप्लेना भी दिखा देंगे। एक इस तरीके का स्ट्रक्चर भी है, तो वो भी आपको हमने वीडियो में दिखाया है, दैट इज टीनोप्लेना। ये तो प्लूरोब्रैकिया है ना, प्लूरोब्रैकिया। और ये क्या है, टीनोप्लेना। टीनो का मतलब क्या होता है, क्या कॉम्ब? तो टीनोफोरा, ये टीनोफोरा है, ओके। तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और फोरा का मतलब होता है जेली। सो कॉम्ब जेली इसका नाम, एटिमोलॉजी इसकी यही। और ये टीनोप्लेना है, 2 प्लेन है तो टीनोप्लेना, 2 इसके एग्जांपल्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रीफाइंग है। और ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन से ही होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इट इज मोनोएशियस यानी हर्माफ्रोडाइट, मोनोएशियस hermaphrodite, and reproduction is sexual. Reproduction is sexual. और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइजेशन है। जैसे मेढक में नहीं होता है कि उसने अपने स्पर्म बाहर फेंक दिए और ओवम उसने बाहर फेंक दिए, ठीक है, फीमेल फ्रॉग में, और फिर बाहर उनका जाइगोट बनता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, फर्टिलाइजेशन बाहर है। तो इट इज़ फर्टिलाइजेशन। जेली लाइक वो होता है मटेरियल, उसी में उनके स्पर्म्स रहते हैं, ऐसे ही जेली लाइक में ओवम भी रहते हैं। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आगे इसका वीडियो देखें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। According to NCBI, NIH, in most species of frogs, fertilization is external. The male frog. Now, just ये देखो, मेढक क्या करता है, पानी में ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म छोड़ देता है, और उसी में मेढक है और ये मेढकी, तो उसी में बाहर बहुत सारा लार्वा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? तो ये वाटर में आपको दिख रहा है ना, एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर नहीं है। हम लोगों में कैसा होता है, इंटरनल होता है, लेकिन इन लोगों में किस तरीके से होगा, एक्सटर्नल। दिख रहा है कि कैसे जेली के अंदर इनके स्पर्म्स हैं, दिख रहे हैं? बताइए।
अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वाटर के अंदर होता है. नाउ वी विल सी, जस्ट होल्ड, एनिमल किंगडम वीडियो एल्बम जायसवाल क्लासेस. सो लेट अस सी. होता है ये शाइनिंग, हाँ, यहीं पे छोड़ा था, यहीं से पकड़ लेते हैं. केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें से फास्फोरस निकलता है जिससे इसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है. ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. डाइप्लोब्लास्टिक है, दो सरफेस है, एक एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है. मीजोडर्म इसमें नहीं है. ये बात ध्यान रखना, अभी तक जितने भी आपने देखे हैं तो जो गट की स्किन है सब में मीजोग्लिया है, अभी मीजोडर्म बना ही नहीं है. तो इसलिए इनमें कितनी त्वचा है बोलो, क्या दो ही स्किन है? डाइप्लोब्लास्टिक की हमने बात नहीं की थी, लेकिन इन सभी में क्या मीजोग्लिया ही होगा? तो डाइप्लोब्लास्टिक है. ओके, अब जरा हम थोड़ा सा पीछे चलें तो आपको बता दें कि ब्रेन कोलर के आगे कि ये. अच्छा, जरा इसको तो थर्ड फाइलम इट इज टीनोफोरा. टीनोफोरा अपेंडेजेस होते हैं या टेंटिकल्स होते हैं. नाउ वी विल एंटर इनटू द थर्ड. आप इसमें शाइनिंग देख रही हैं कि कितना चमक रहा है टीनोफोरा में, है बायोल्यूमिनेसेंस. बताइए, तो इट इज़ इनमें शाइनिंग होती है, बायोल्यूमिनेसेंस. तो इसकी वजह से कॉम लाइक है बट ये बायोल्यूमिनेसेंस भी देते हैं. फाइलम इट इज टीनोफोरा. टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस होता है. ये शाइनिंग उत्पन्न करते हैं. जब इनमें केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें से फास्फोरस निकलता है जिससे इसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है. ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. डाइप्लोब्लास्टिक है, दो सरफेस है, एक एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है. मीजोडर्म इसमें नहीं है. सो दीज आर डाइप्लोब्लास्टिक. अभी तक जितने देखे हैं वो सभी डाइप्लोब्लास्टिक है. कैसा ये अभी हमने बना इनमें कॉम्ब प्लेट्स होती है जो इनके टेंटिकल्स होते हैं. अगर ध्यान से देखा जाए तो वो कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है. तो टेंटिकल्स में ये अगर अभी ये तो बॉडी है तो उसमें कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होगा. तो टेंटिकल्स आपने कैसे देख लिए, कॉम्ब लाइक है, और हमने आपको बता दिया इसके बारे में सब कुछ. क्या आप मुझे इसके 2 एग्जांपल्स बता सकती हैं? इसके 2 एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बताओ. बताओ, 2 बताएं कि नहीं? हाँ, और दूसरा प्लूरोब्रैकिया. ओके, तो अच्छा, अभी जितनी 2 हमने आपको बताए हैं इसके फाइलम, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा तैयार कर लेना. अभी आपकी क्लास होगी 12:30. थोड़ा थोड़ा हमें बताना अपने मन से. ओके.